Hello, good evening, everybody. So once again, I welcome all of you in today's current affairs. Okay, today on 26th of January, I will be discussing some good articles which are there in newspaper. ठीक है, अब आज के 26th of January जो है, इसके ऊपर सबसे पहले यहीं से हम कुछ चीज़ें आपको बताना चाहते हैं. सबसे पहले I want to wish all of you happy 77th Republic Day of the Republic of India. Okay, now हम ये रिपब्लिक डे 26 जनवरी को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि 26 ऑफ जनवरी को हमने पूरी तरह से अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया था. हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 ऑफ नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था और 1950 26 ऑफ जनवरी तक हमने वेट किया, तब हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया. हालांकि मेजर पार्ट जो है वो इस डेट को भी हमारा इम्प्लीमेंट हो गया था. तो हमने नवंबर से लेके जनवरी तक 2 महीने का वेट क्यों किया? क्योंकि हम कमेमोरेट करना चाहते थे 26 जनवरी 1930 को, जब कांग्रेस के सेशन में हमने पहली दफ़ा पूर्ण स्वराज का नारा दिया था. पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस. ठीक है, और हम वर्ड रिपब्लिक क्यों यूज करते हैं? क्योंकि रिपब्लिक का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा पॉलिटिकल सेटअप जहां पे हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड हो. हेड ऑफ द स्टेट जो हो वो इलेक्टेड हो. तो हमारा हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है इंडिया में? उसको हम क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड एज हेड ऑफ द इंडियन स्टेट. ठीक है, तो हमारा प्रेसिडेंट इलेक्टेड होने की वजह से वी कॉल आवरसेल्फ अ रिपब्लिक. रिपब्लिक सिस्टम ही ऐसा होता है, हर वो स्टेट, हर वो कंट्री जिसका हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड हो, वो अपने आप को रिपब्लिक कह सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज ऑल ब्रीफ, वेरी ब्रीफ अबाउट रिपब्लिक डे. ठीक है, अब आज जो आर्टिकल्स पढ़ने जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं? नेशन ऑनर्स 131 पर्सनालिटीज विद पद्मा अवार्ड्स. पद्मा अवार्ड्स क्या है, कब इंस्टीट्यूट किए गए, किन लोगों को दिए जाते, इसका डिटेल्स है. ठीक है, इश्यूज सराउंडिंग गवर्नर्स एड्रेस. गवर्नर के एड्रेस की वजह से क्या क्या इश्यूज हैं उसमें, क्या क्या इश्यूज रहे उसमें. ठीक है, और ये गवर्नर का एड्रेस जो है सही है, जो उन्होंने एड्रेस देने से मना कर दिया तमिलनाडु में, या जो उन्होंने जो कैबिनेट ने अप्रूव करके स्पीच दिया उनमें से जो कोर्ट्स या उसमें से जो स्टेटमेंट्स है वो कुछ स्टेटमेंट्स निकाल दिए, तो वो कितना सही है कितना गलत है, ये उसके बारे में डिस्कशन है. बड़ा अच्छा एक्सप्लेन्ड आर्टिकल है. ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन फेसिंग चैलेंजेस फ्रॉम ऑटोनॉमस बॉडीज. इसमें फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज साहब का कहना है कि जो ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, जैसे कोर्ट्स हैं, जुडिशरी है, या जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, या जैसे गवर्नर के इंस्टीट्यूशन है, इसकी वजह से जो चैलेंजेस फेस कर रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस समय, जो कि मेजर प्रोटेक्टर कोर्ट को ही कहा जाता है, प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर उन्हीं से चैलेंज है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो कैसे ओवरकम किया जाए? फिर है डोनरो डॉक्ट्रीन और नियो कॉलोनियल शेडोज. दोनों है किस चीज़ के बारे में? जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एडवेंचर शुरू किया है अक्रॉस द ग्लोब, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो वो कंटिन्यूसली कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज़ के बारे में है दोनों आर्टिकल्स. ठीक है, उसके बाद है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम जेंडर बजट, जेंडर लेंस ऑफ बजट 2026-27. 2026-27 का बजट 1 फरवरी 2026 को आने वाला है. ठीक है, तो उसमें हम जेंडर लेंस को कैसे देख सकते हैं? हम कैसे देख सकते हैं कि जेंडर बजट स्टेटमेंट उसका कैसा होना चाहिए? ठीक है, तो बेसिक्स बता के मैं एडवांस बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं जहां हम इंप्रूव कर सकते हैं जेंडर को लेकर. ठीक है, सो द फर्स्ट आर्टिकल इज कि नेशन ऑनर्स 131 पर्सनालिटीज विद पद्मा अवार्ड्स. पद्मा अवार्ड्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है. पद्मा अवार्ड्स को याद रखो, ये हमारी कंट्री के सिविलियन अवार्ड्स है. ठीक है, सिविलियन अवार्ड्स है, इनफैक्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है. ठीक है, और ये 3 कैटेगरीज के होते हैं. ठीक है, एक होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण, एक पद्मश्री. सबसे ऊपर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज पद्म विभूषण. ठीक है, पद्म विभूषण किन लोगों को दिया जाता है? जिनकी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस हो. क्या हो? डिस्टिंग्विश्ड सर्विस हो अपने कंट्री की तरफ, और वो सर्विस जो है वो एक्सेप्शनल भी हो, एक्सेप्शनल सर्विस हो. ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड प्लस एक्सेप्शनल सर्विस. पद्म भूषण जो है उसको कहते हैं, ये दिया जाता है किस चीज के लिए? डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर. डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, बहुत उच्च कोटि की सर्विस जो है, सेवा जो है उन्होंने देश को दी होगी. ठीक है, और पद्मश्री उन लोगों को दिया जाता है जो डिस्टिंग्विश्ड सर्विस देते हैं किसी भी फील्ड में. डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड. हाँ, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड. सो पहले तो क्यों दिया जाता है इसको याद रखना जरूरी है.
कौन कौन से फील्ड्स में मोस्टली दिया जाता है ये, ठीक है, सोशल वर्क के फील्ड में, पब्लिक अफेयर्स में, साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रेड, इंडस्ट्री, मीडिया, सॉरी मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज एटसेट्रा, इन फील्ड्स में ये दिए जाते हैं। हाईएस्ट कौन सा है, पद्म विभूषण। और कितने अवार्ड्स इस बार नॉमिनेट किए गए, 131। पहले तो याद रखना एज पर द रूल्स ये सिर्फ 120 होने चाहिए। कितने, एक साल में 120 ही होने चाहिए। तो फिर ये 131 कैसे हो गए, क्योंकि इसमें कुछ लोगों को पोस्थमसली अवार्ड किया जा रहा है, उनकी डेथ हो चुकी है और बाद में अवार्ड दिया जा रहा है। जैसे हमारे बहुत बड़े एक्टर श्री धर्मेंद्र सिंह देवल, ठीक है, धर्मेंद्र जी, ठीक है। उसके बाद हमारे एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी है वीएस अच्युतानंदन, ठीक है, इनको भी पोस्थमसली दिया जाता है। तो पोस्थमस अवार्ड्स जो है इन 120 में इंक्लूडेड नहीं होते। फॉरेनर्स हो, कोई एनआरआईज हो, अगर उनको अवार्ड मिल रहा है ये, वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं होते। तो 131 जो है इसमें कुछ पोस्थमस अवार्डीज भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। सबसे पहले 1954 में ये अवार्ड्स इंस्टीट्यूटेड किए गए, क्योंकि सिविलियन जो सर्विसेज हैं, जो डिस्टिंग्विश सर्विसेज हैं, उनको रिकॉग्निशन देने के लिए, ठीक है। उसके बाद हर साल ये 26 जनवरी को अनाउंस होते हैं। हर साल ये कब अनाउंस होते हैं, 26 जनवरी को, ठीक है। लेकिन कुछ साल हैं जैसे 1978 हो गया, 79 हो गया, 93, 97 हो गया, इन ईयर्स में पद्मा अवार्ड जो है वो अनाउंस नहीं किए गए थे। एक्सेप्शंस हमेशा प्रीलिम्स मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्रीलिम्स के लिए खासकर, कि कौन से ईयर्स में पद्मा अवार्ड जो है वो दिए नहीं गए, ठीक है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हमारे आर्टिकल 18 क्लॉज 1 के साथ। आर्टिकल 18 क्लॉज 1 जो कहता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। टाइटल्स को क्या किया गया था, इस आर्टिकल के थ्रू एबॉलिश किया गया था। कौन से टाइटल्स, जो पुराने जमाने की रॉयल फैमिलीज, रॉयल लोग, राय बहादुर, राय पिथोरा, राय दुर्लभ, इस तरीके के बड़े बड़े टाइटल्स यूज करते थे। और उससे क्या होती थी, इनइक्वालिटी परपेचुएट हो रही थी सोसाइटी के अंदर। तो वो टाइटल्स तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एबॉलिश कर दिए, कहा कि ये इनइक्वालिटी को परपेचुएट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इक्वालिटी एस्टेब्लिश करने के लिए एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स वाज मस्ट, ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि इसमें जो मिलिट्री अचीवमेंट्स हैं या एकेडमिक एक्सेलेंस के अचीवमेंट्स हैं, उनको टाइटल्स की कैटेगरी में हम नहीं रखते, ठीक है। और वही चीज सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1996 में भी कही कि अचीवमेंट्स जो है वो टाइटल्स से अलग हैं, और अचीवमेंट्स जो है नाम के साथ यूज की जा सकती हैं, रादर देन अचीवमेंट्स आर नॉट टाइटल्स, दे आर अचीवमेंट्स एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, यूजुअली ये कौन चूज करता है कि किन लोगों को मिलना चाहिए, पहले तो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, नॉमिनेशंस अलग अलग जगह से आते हैं, ठीक है। उसके बाद वो नॉमिनेशन जाते हैं किसके पास, पद्मा अवार्ड कमेटी। पद्मा अवार्ड कमेटी कौन बनाता है, हर साल प्राइम मिनिस्टर साहब पद्मा अवार्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। पद्मा अवार्ड कमेटी के चेयरपर्सन कौन होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट ब्यूरोक्रेट ऑफ द कंट्री। जो हाईएस्ट सिविल सर्विसेज की पोस्ट होती है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होती है, ठीक है। सेक्रेटरी टू द कैबिनेट, कैबिनेट मींस यूनियन कैबिनेट, ठीक है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। और इसके और भी मेंबर्स कौन कौन से होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी के अलावा, होम सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके बाद प्रेसिडेंट साहब के जो सेक्रेटरी होते हैं वो, प्लस 4 से 6 और एमिनेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 4 to 6 eminent members, secretary of president and home secretary, these are the members। ये कमेटी फाइनलाइज करती है कि किन लोगों को पद्मा अवार्ड्स मिलने चाहिए, ठीक हो गया। तो कौन कौन से डिसिप्लिन में, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये वो लोग हैं जिनको इस साल पद्म विभूषण अवार्ड मिल रहा है, ठीक है। तो टोटल 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड जो है वो टोटल मिल रहे हैं अलग अलग फील्ड्स में इस साल के लिए, ठीक है। डन हो गया। किसको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन ओवरऑल अब 113 लोगों के नाम या 131 लोगों के नाम आप याद नहीं रख सकते, लेकिन कम से कम ये पद्म विभूषण जो है इनको याद रखो, धर्मेंद्र सिंह देवल, केटी थॉमस, एन राजम, पी नारायणन एंड वीएस अच्युतानंदन, ठीक है। इन लोगों का नाम कम से कम याद रखो। थैंक यू। अगला आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन फेसिंग चैलेंजेस फ्रॉम ऑटोनॉमस बॉडीज, ठीक है। ये कौन कह रहे हैं, जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। ये कह रहे हैं कि 3 जगहों से कॉन्स्टिट्यूशन को इस समय सबसे ज्यादा चैलेंज हो रहा है। सबसे पहले जुडिशरी, जुडिशरी से क्या चैलेंज हो रहा है, 2-3 चीजें। जुडिशरी का जो 2 मेन केसेस है इस समय, मैंने आपको बताया था कि बर्न्ड केस, जस्टिस वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के जज जिनके घर में बर्न्ड करेंसी पाई गई जब उनके घर में आग लगी, तो इट रेज्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग द इंटीग्रिटी ऑफ जुडिशरी, ठीक है। उसके बाद दूसरा, अभी जो मेनली जो इन्होंने जो इसमें जो बात कर रहे हैं वो मद्रास हाईकोर्ट के जज साहब की बात कर रहे हैं, ठीक है। मद्रास हाईकोर्ट के जज साहब का क्या इशू है, मद्रास हाईकोर्ट के जज साहब ने अलाउ किया माइनॉरिटी रिलीजियस जगहों पे क्या करना, कि आप जो है दीपम जला सकते हो, सेक्रेड लैम्प, दैट इज कॉल्ड दीपम,
ठीक है, इन तिरुपरनकुंद्रम इन मदुराई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ऐसी जजमेंट से जो है उन पे इल्जाम भी लगा, फिर इंडिया ब्लॉक ने उनके ऊपर क्या लगा दिया, रिमूवल का मोशन भी इंट्रोड्यूस कर दिया और वो स्पीकर को सबमिट भी कर दिया रिमूवल का रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो है रिलीजन को यूज किया है और इन्होंने न्यूट्रल जजमेंट नहीं दिया, इन्होंने सेकुलरिज्म को हार्म किया है, देयर बाय उन्होंने मिसबिहेव किया कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, मिसबिहेवियर विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि गवर्नर साहब के जो एक्शंस है उन स्टेट्स में जहां सेंटर की जो पार्टी सेंटर में रूल कर रही है, वो पार्टी अगर स्टेट्स में रूल नहीं कर रही, तो हिस्ट्री हमारी गवाह है इस चीज के लिए, राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस ऑनवर्ड्स, जब हमारे अलग अलग पार्टीज की गवर्नमेंट बनना शुरू हुआ डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, तो जो डिफरेंटली रूल्ड स्टेट्स हैं, वो स्टेट जिनमें डिफरेंट पार्टीज रूल कर रही हैं अदर देन द सेंट्रल पार्टी, ठीक है। तो उन जगहों पे क्या हुआ, काफी ज्यादा इश्यूज हुए कि गवर्नर को उन जगहों पे फ्रिक्शन में आना पड़ा स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, जबकि गवर्नर एक न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको न्यूट्रली एक्ट करना है। लेकिन मैंने आपको तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के इंस्टेंसेस बताए जहां पे गवर्नर्स ने या तो कैबिनेट के द्वारा अप्रूव्ड स्पीचेस से पढ़ने से मना कर दिया, जैसे तमिलनाडु में, या तो स्पीच को चेंज करके फिर स्टेटमेंट्स दिए, या तो क्या किया, स्पीच को थोड़ा सा एक दो सेंटेंसेस में छोटा सा कंक्लूड करके वाइंड अप कर दिया, ठीक है। तो ये आगे मैं डिस्कस करने वाला हूं कि इश्यूज क्या क्या हुए हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि ऑल्सो एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो जो एक्सरसाइज कर रही है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, इसके ऊपर बड़े क्वेश्चन मार्क्स है, ठीक है। तो ये इसलिए जज साहब ने कहा कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जुडिशरी जो प्रोटेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसी से कॉन्स्टिट्यूशन को इस वक्त थ्रेट महसूस हो रही है। गवर्नर्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, वो भी एक किस्म से जो है सेंटर स्टेट को, फेडरलिज्म को जो है डेंट पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो कि अपहोल्डर है डेमोक्रेसी की इस कंट्री के अंदर, फेयर एंड क्लीन इलेक्शंस कराने के लिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की वजह से उसकी भी इंटीग्रिटी क्वेश्चन में है और वो क्लियरेंस जो है नहीं दे पा रही है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज नोटिस की जा रही है डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, पर्टिकुलरली द केस ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक हो गया। न्यू कॉलोनियल शेडोज, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप 2.0 एक अलग ही अवतार ट्रंप साहब का है ये, ठीक है, जो पूरी तरह से एक नई ही किस्म की पॉलिसी को जन्म दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड न्यू इंपीरियलिज्म, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो समिट हुआ है अभी डावोस में, मेजॉरिटी कंट्रीज वहां मिली, तो उन्होंने अपना ग्रीनलैंड के साथ ऑब्सेशन वहां पे भी शो करा कि हमको ग्रीनलैंड चाहिए, हम ब्रॉडर एग्रीमेंट, ब्रॉडर फ्रेमवर्क उसके लिए कर रहे हैं, ना कि ग्रीनलैंड ही हम पूरा आर्कटिक रीजन का डोमिनेंस करेंगे, आर्कटिक रीजन को पूरा कंट्रोल करेंगे और रेगुलेट करेंगे, और हमारा वहां होना स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, क्या कह रहे हैं, आर्कटिक जो सर्कल है उसमें जो आइस है वो बहुत रैपिडली क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। आइस मेल्टिंग की वजह से इस समय जो वहां पे बड़ा अच्छा जो पॉजिटिव वो दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस समय वहां पे एनएसआर खुल रहा है। एनएसआर मींस नॉर्दर्न सी रूट, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो सी रूट्स हैं, जैसे आपको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द सी रूट्स, मेजॉरिटी सी ट्रेड जो है वो यूजुअली सदर्न हेमिस्फेयर में ही होता है, बिकॉज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज कोल्डर हेमिस्फेयर एंड रिमेन्स मोस्टली कवर्ड विद आइस। अब ये कह रहे हैं कि हाँ वो तो खुल रहे हैं, तो इसलिए हम इससे ट्रेड को कंट्रोल करेंगे। क्यों? नॉर्दर्न सी रूट से जो एशियन ट्रेड, यूरोपियन ट्रेड, अमेरिकन ट्रेड, ये सारे जो है छोटे छोटे रूट से कनेक्ट हो जाएंगे। रूट जो है वो छोटे होंगे और कनेक्शन जो है वो ज़्यादा इजीली पॉसिबल है। ट्रेवल डिस्टेंस कम हो जाएगा, कम एमिशंस होगा। किन से? जो ट्रेड के जो वेसल्स हैं, जो ट्रेवल करते हैं, जो शिप्स कार्गोज ट्रेवल करते हैं, कम एमिशंस होगा उनके ट्रेड रूट्स के, कम एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। कौन बात कर रहे हैं? आर्कटिक सर्कल को कंट्रोल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, डेवलप्ड कंट्री, जिन्होंने सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट किया, वो कह रहे हैं कि अब हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करेंगे। भाई ग्रीनलैंड में या नॉर्दर्न आर्कटिक सर्कल में आइस, पहला क्वेश्चन है कि आइस मेल्ट क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें तुम्हारा हाथ है। अब तुम इसको कंट्रोल करने की बात करो और ये कह रहे हो कि हम क्लाइमेट चेंज को कर्व करेंगे, बिकॉज नॉर्दर्न सी रूट्स जो हैं वो ज़्यादा, नॉर्दर्न ट्रेड रूट जो हैं वो ज़्यादा छोटे हैं और सस्टेनेबल हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड को परचेज करेंगे। अब जब ग्रीनलैंड को परचेज करोगे आप, ठीक है, तो बाकी सारी कंट्रीज जो हैं वो थोड़ा और ज़्यादा इसके बारे में एप्रिहेंसिव हो रहे हैं कि आज ग्रीनलैंड हो सकता है, कल क्यूबा हो जाएगा, पहले वेनेजुएला हुआ। तो अलग अलग कंट्रीज के ऊपर आप इसी तरह कॉलोनियल जो है अपना कॉलोनियल एडवेंचर्स करते रहोगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि चाइना ने ऑलरेडी ट्रायल वॉयजेस कर चुका है, कहाँ पे, नॉर्दर्न सी रूट में, ठीक है, और शॉर्टर रूट तो है, डेफिनेटली है, लोअर एमिशंस भी करेगा, ठीक है। लेकिन क्लाइमेट ब्रेकडाउन के बारे में बात कौन कर रहा है? वही जो सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज में कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। और असली तुम्हें नॉर्दर्न सी रूट को कंट्रोल करने का ज्यादा ख्वाहिश नहीं है, तुम्हें ख्वाहिश है एक्सप्लोरेशन करने का, रेयर अर्थ एलिमेंट और मिनरल वेल्थ जो है अमेरिका ग्रीनलैंड के अंदर, तुम उसको कंट्रोल करना चाहते हो, ठीक है। ट्रेड का पूरा वेपनाइजेशन कर दिया, चाइना के लिए भी सबसे ज्यादा टैरिफ्स लगा दिए, हालांकि बाद में हटा भी दिए क्योंकि चाइना जो है वो सबसे ज्यादा इस समय रेयर अर्थ एलिमेंट्स का 60% जो सप्लाई चेन है वो चाइना के पास है। तो चाइना से डायरेक्ट पंगा तो लिया नहीं जा सकता, इसलिए चाइना के साथ जो है थोड़ा सा सॉफ्ट पॉलिसी कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल ट्रेड रिलेशन जो है चाइना के साथ हमेशा ही खराब रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर लॉन्ग प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेशन नहीं होगा इनके बीच में, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, तो ये कंट्रीज जो हैं आपस में एक दूसरे को कॉलोनाइज करने की कोशिश में बड़ी पावर जो है आपस में स्ट्रगल करने लगेंगी, लड़ने लगेंगी, चाइना, रशिया, यूएसए। तो एक अलग ही किस्म का डिस्टर्ब्ड ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो सामने आएगा। दिस इज व्हाट हैज बीन शोन, ठीक है। अब रूल बेस्ड सिस्टम जो है, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस बना, बाकी चीजें, तो उसको पूरी तरह से इस समय चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे इस आर्टिकल से पढ़ के यही समझ में आ गया कि इट इज शोइंग कि अमेरिकन रूल कोई भी पॉपुलेशन ग्रीनलैंड की भी नहीं चाहती। हालांकि वो चाहती है इंडिपेंडेंस पूरी तरह से डेनमार्क से, लेकिन अमेरिका के साथ जुड़ के नहीं। हाँ, अमेरिका का इन्वेस्टमेंट फॉर देम इज फाइन, लेकिन अमेरिका का टोटल कंट्रोल इज टोटली नॉट फाइन फॉर देम, क्योंकि अब मेजॉरिटी कंट्रीज सेल्फ रूल की तरफ जा रही हैं, मेजॉरिटी कंट्रीज इंडिपेंडेंस ले चुकी हैं कुछ छोटी छोटी कॉलोनीज को छोड़ के। तो आप वापस एक न्यू कॉलोनियलिज्म की कौन सी एरा स्टार्ट कर रहे हो? अगले आर्टिकल में न्यू कॉलोनियलिज्म का एक बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाला आर्टिकल, ये जो डोनरो डॉक्ट्रिन है, मैंने आपको पहले बताया था 1823 का मोनरो डॉक्ट्रिन। मोनरो डॉक्ट्रिन का ही एक रिफॉर्म्ड वर्जन डोनरो डॉक्ट्रिन, बहुत लंबी अच्छी वीडियो मैंने इस पे बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये मोनरो डॉक्ट्रिन का मेन पर्पस क्या है? ट्रंप साहब का एक नया प्लेन ऑफ नियो इंपीरियलिज्म, कौन सा? नियो इंपीरियलिज्म का एक नया जो प्रोग्राम है उनका, ठीक है। वो नियो इंपीरियलिज्म का प्रोग्राम ये साहब कैसे चला रहे हैं? ये ऐसे चला रहे हैं कि जैसे अभी वेनेजुएला है, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को पूरी तरह से क्या करा इन्होंने? एब्डक्ट कर लिया रात के 2 बजे, ठीक है। वेनेजुएला के जो वाइस प्रेसिडेंट थी मुडरो की गवर्नमेंट में, वो डेल्सी रोड्रिगिस को इंटरिम प्रेसिडेंट वहां पे बना दिया, ठीक है। अब डेल्सी रोड्रिगिस ने पहले तो कहा कि जो अमेरिका ने किया हम उसके खिलाफ हैं, ठीक है। दूसरे दिन ट्रंप साहब उसको भी चैलेंज देते कि तुम मडुरो से ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करोगे, ठीक है। तो उनका स्टैंस जो है थोड़ा चेंज हो गया कि हाँ, वी आर ओपन टू टॉक्स विद अमेरिका, ठीक है। अब टॉक्स के साथ ट्रेड कोऑपरेशन होगा, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। घाना के एक लीडर हुए हैं क्वामे कुरमा, ठीक है, क्वामे कुरमा। उन्होंने जो है बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया था न्यू कॉलोनियलिज्म का 1965 में, ठीक है। घानियन लीडर क्वामे कुरमा, ठीक है। क्वामे नकुरमा साहब का जो डेफिनेशन है वो क्या कह रहे हैं कि न्यू कॉलोनियलिज्म में ये एक ऐसी सिचुएशन है जब एक स्टेट के पास अपेरेंटली इंडिपेंडेंस तो हो, अपेरेंटली क्या हो? इंडिपेंडेंस तो हो, अपनी सवर्निटी तो हो, लेकिन ओवरऑल रियलिटी में वो स्टेट क्या है, वहां का इकोनॉमिक सिस्टम क्या है या पॉलिटिकल पॉलिसी क्या है, वो डायरेक्टेड हो कहीं आउटसाइड से। तो वो कह रहे हैं कि वेनेजुएला परफेक्टली इस डेफिनेशन में फिट कर रहा है कि उनके पास इंडिपेंडेंस नाम की है, खुद चला रहे कंट्री, लेकिन इकोनॉमिक सिस्टम या उनकी पॉलिटिकल पॉलिसी वो कहां से डायरेक्टेड हो रही है? यूएसए से डायरेक्टेड हो रही है, ठीक है। तो
अब ये रिजीम मैनेजमेंट करना चाहते या रिजीम चेंज करना चाहते? रिजीम मैनेजमेंट करते तो जो भी रिजीम्स है उनको सेटल्ड वे में जो है काम करने देते, लेकिन वहाँ ईरान में रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं कि ईरान में भी रिजीम चेंज की ज़रूरत है, वेनेजुएला में ऑलरेडी कर रहे हैं, क्यूबा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। ठीक है, इस तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप का नया डॉक्ट्रिन ऑफ नियो कॉलोनिज्म या नियो इंपीरियलिज्म है, इसके खिलाफ अब जितनी भी कंट्रीज को ये ऐसा करेंगे, डेफिनेटली वो क्या करेंगे, अगर उनकी अमेरिका की एलाई भी है वो कंट्री, लेकिन धीरे धीरे वो उनको पुश कर रहे हैं किसकी तरफ, चाइना की तरफ, रशिया की तरफ, ताकि वो अपना एलिजेंस उधर को शिफ्ट कर ले। क्यों? इनसे थ्रेट महसूस हो रही है। ठीक है, तो कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर निकल के आएगा, इसके लिए बहुत ही ज्यादा इश्यूज है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे मैंने अभी कहा कि जो वहाँ की नई वाइस प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट अपॉइंट है डेल्सी रॉड्रिगेज, उन्होंने पहले एड्रेस में क्या कहा था कि यूएसए ने इस समय रेड लाइंस जो है वो क्रॉस कर ली हैं। ठीक है, हम उनको डिप्लोमेटिकली कन्फ्रंट करेंगे। ठीक है, लेकिन सेम टाइम पे उन्होंने ये भी देखा कि इनसे इस वक्त डायरेक्टली लड़ना वो बहुत ज़्यादा वायबल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता है कि वेनेजुएला के जो अपोजिशन लीडर है, ठीक है, मारिया कॉर्निया मैकाडो, Maria Corina Machado was basically the Nobel Peace Prize winner of 2025। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज जीतने के बाद डायरेक्टली ट्रंप साहब को पहुंच गई कि मैं अपनी तरफ से आपको डेडिकेट कर रही हूँ क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पीस वर्ल्ड में फैलाया हुआ है। ठीक है, उन्होंने फिर जाके वेनेजुएला में वो पीस फैला दिया। ठीक है, तो अब अपोजिशन का भी पता नहीं है कि क्या अपोजिशन ही बैक कर रही है यूएसए को उसके एक्शंस के लिए। ठीक है, अगर लेकिन अपोजिशन बैक कर रही होती तो डेफिनेटली इस वक्त मारिया कोरिना मैकाडो को ही वहां का प्रेसिडेंट इंटरिम बनाया होता, लेकिन जबकि बनाया किसको, डेल्सी रॉड्रिगेज को। ठीक है, ये पूरा वेनेजुएला का केस जो है वो पूरी तरीके से डिस्कस्ड है, तो इसको थोड़ा सा बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। अब बाकी कंट्रीज के लिए भी जो है, अब उन्होंने क्या कहा कि ये नार्को टेररिज्म के लिए निकोलस मदुरो को कहा हम क्या कर रहे हैं, एबडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये नार्को टेररिज्म फैला रहे हैं, जबकि एक्चुअली अपनी कंपनीज को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप वेनेजुएला में इन्वेस्टमेंट करो और वेनेजुएलन ऑयल इंडस्ट्री को क्या करो, रिकंस्ट्रक्ट करो, रीबिल्ड करो। वहां की कंपनीज ओपनली मना कर रही है कि इसका प्रॉफिट हमें पता नहीं प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि वेनेजुएलन ऑयल जो है, वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है वो प्रिडोमिनेंटली हैवी है या एक्स्ट्रा हैवी ऑयल है, और इसका रिफाइनिंग प्रोसेस और एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बड़ा कॉस्टली होता है। ठीक है, तो ओवरऑल वो वाली जो इच्छा थी या वो वाला जो एडवेंचर था वो भी अब धीरे धीरे डिमिनिश होता हुआ या फेड होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस वक्त ऑल्टरनेटिव क्या है कि पूरे ग्लोबल जो बाकी कंट्रीज है इनको यूनाइटेड होके इस चीज के ऊपर देखना पड़ेगा कि व्हाट यूनाइटेड स्टेट्स इज अप टू, यूनाइटेड स्टेट्स अब करना क्या चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो ये है कि गवर्नर्स के एड्रेस के लेकर जो इश्यूज हैं, गवर्नर के एड्रेस को लेकर तमिलनाडु में सबसे पहले याद रखना गवर्नर्स की पावर जो आती है वो कहां से आती है। हमारे इसमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दिया इन्होंने कि सेक्शन 63 जो था, कौन सा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, ये सेक्शन 63 क्या कह रहा था कि गवर्नर्स जो हैं उनको गवर्नर के पास ये डिस्क्रिप्शन थी कि वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को क्या कर सकते थे, एड्रेस कर सकते थे। 1937 ऑनवर्ड्स जब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्टार्ट हुई तो गवर्नर की स्पीच को जो है वो प्रोविंसेस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रिपेयर कर रहे थे। ठीक है, लेकिन आज की डेट में गवर्नर के पास जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, कैबिनेट ने अप्रूव करके स्पीच दी, कहां पे, मेनली केरला में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में, या तो उन्होंने स्पीच रीड करने से मना कर दिया या तो उन्होंने प्रॉपरली क्या कर दिया, स्पीच को थोड़ा सा चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, अपने हिसाब से बनाया। ठीक है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है उसमें आर्टिकल 175 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है और 176 जो है वो इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 176 कहता है कि गवर्नर हर साल के फर्स्ट सेशन को और असेंबली के जो नई असेंबली का फर्स्ट सेशन है इसको क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे। एड्रेस में बताएंगे उसी गवर्नमेंट की पॉलिसी जो वो गवर्नमेंट उसके पास प्रेजेंट करेगी। आर्टिकल 175 कहता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में कभी भी एड्रेस कर सकता है, तो आर्टिकल 75 तो समझ में आता है ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी इमरजेंसी सिचुएशन है, ये एक रूटीन चीज है, ये एक रूटीन चीज है, लेकिन इसको जो है गवर्नर्स इस समय बहुत आड़े हाथों ले रहे, बहुत हल्के में ले रहे। ये सारे आर्टिकल में जो है प्रॉपर्ली डिस्कस किया गया है, और ये भी कहा गया है कि आर्टिकल 159 के तहत, आर्टिकल 159 के तहत गवर्नर ओथ लेता है
कि मैं ट्रू फेथ एंड एलिजेंस बियर करूंगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को प्रोटेक्ट करूंगा, प्रिजर्व करूंगा और डिफेंड करूंगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को 176 आर्टिकल के केस में डिफेंड करना अब क्यों भूल जा रहे गवर्नर्स हमारे स्टेट के अंदर। तो बेसिकली ये एक बैड टेस्ट जो एस्टेब्लिश हो रहा है फेडरल स्ट्रक्चर में, फेडरल सिस्टम में, सेंटर स्टेट रिलेशंस में, ये इसकी बात की है इस समय इस वाले आर्टिकल्स में। ठीक है, बहुत अच्छा। अब वे फॉरवर्ड क्या है, इसने वे फॉरवर्ड भी कहा है कि अंडरलाइंग जो कॉन्फ्लिक्ट है गवर्नर का, ठीक है, कई सारे तो कमिटीज ने ये भी कहा कि गवर्नर का ऑफिस एबॉलिश करो, जरूरत क्या है। लेकिन एबॉलिश अगर नहीं करते तो जैसा प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है वैसा कोई प्रोसेस गवर्नर की रिमूवल के लिए क्यों नहीं है, वैसा कोई प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाया जा सकता है। क्योंकि जब तक आपके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, स्टेट आपके पास पावर नहीं होगी गवर्नर को अकाउंटेबल बनाने के लिए, तो तब तक गवर्नर्स ऐसा करेंगे क्योंकि उनका डर ही नहीं है। हटाएगा तो सेंटर ही हटाएगा, स्टेट तो कुछ कर नहीं सकती। दूसरा उन्होंने कहा कि जैसे कई सारी कमीशन है, सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन, ये वो कमीशन है जो सेंटर स्टेट रिलेशंस पे बिठाई गई सेंटर के द्वारा कई दफा में। ठीक है, इन कमीशंस ने एक कॉमन रिकमेंडेशन दिया। कॉमन रिकमेंडेशन ये दिया, सरकारी कमीशन की सबसे डिटेल्ड रिकमेंडेशन है सेंटर स्टेट रिलेशन में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी गवर्नर को अपॉइंट करना है तो कम से कम स्टेट के चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट करना है। ठीक है, कंसल्टेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर मस्ट बी देयर। चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। कैसे कंसल्ट करोगे, कैसा वो एक मैकेनिज्म बनाया जा सकता है, और कंसल्टेशन मैंडेटरी होगा और कंसल्टेशन बाइंडिंग होगा या नहीं होगा, वो भी एक चीज है जो डिस्कस की जा सकती है। लेकिन मेन पॉइंट है गवर्नर को इस वक्त कंसल्टेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट आर्टिकल विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ जेंडर लेंस इन बजट 2026 एंड 27। ठीक है, सो 2026-27 का जो बजट अभी पब्लिश होने वाला है या इंट्रोड्यूस होने वाला है पार्लियामेंट में, ठीक है, 2026-27 का बजट कब इंट्रोड्यूस होगा? इट इज ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 फरवरी एवरी ईयर। ठीक है, तो 1 फेब को बजट आने वाला है। अब इस बजट में जेंडर रिलेटेड इश्यूज को कैसे एड्रेस किया जाए और जेंडर बजट को कैसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जेंडर बजट स्टेटमेंट कैसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ये आर्टिकल उस चीज के बारे में है। बट आपको ये आर्टिकल समझने से पहले जेंडर बजट की बेसिक्स को जानना बहुत जरूरी है कि जेंडर बजटिंग जो है वो कब स्टार्ट हुआ, क्या है इसका पर्पस, व्हाट इज जेंडर बजटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बेसिक्स में बताऊंगा कि जेंडर बजटिंग क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज जेंडर बजटिंग? इट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ बजटिंग फ्रॉम अ जेंडर पर्सपेक्टिव। जेंडर पैरिटी लाने के लिए ऐसी एक्टिविटीज करना, ऐसे इनिशिएटिव्स लेना जिससे जेंडर पैरिटी जो है वो एस्टेब्लिश हो सके, दैट इज द प्रोसेस ऑफ जेंडर बजटिंग। फर्स्ट टाइम जेंडर बजटिंग जो है इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया के अंदर 2005 में, और जेंडर बजटिंग के तहत हर साल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक स्टेटमेंट रिलीज करती है, दैट इज कॉल्ड एज जेंडर बजटिंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट जेंडर बजटिंग स्टेटमेंट जो है वो कब रिलीज हुआ था? 2005 6 वाले बजट में फर्स्ट जेंडर बजटिंग स्टेटमेंट जो है वो रिलीज हुआ था। मेनली पर्पस क्या है? टू अचीव जेंडर पैरिटी। ठीक है, जेंडर पैरिटी अचीव करने के लिए ऐसे फाइनेंशियल टूल्स यूज करना, ऐसे स्टेप्स लेना जिससे जो भी हम एलोकेशन करें फंड्स का डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को, तो वो जेंडर पर्सपेक्टिव से जो है उनकी एक्सपेंडिचर जो है, उनको स्पेंडिंग जो है वो जेंडर पर्सपेक्टिव से हो। कैसे अलग अलग एरियाज में जो बजट है वो एलोकेट हो ताकि जेंडर पैरिटी एस्टैब्लिश हो सके। अब ये ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते हुए हमने 2025 और 26 वाले बजट में भी जेंडर बजट स्टेटमेंट जो है वो इशू किया था। और ये इंटरेस्टिंग बात है कि इट वाज द लार्जेस्ट जेंडर बजट स्टेटमेंट। मींस जेंडर बजट स्टेटमेंट का सबसे लार्जेस्ट ये क्यों माना जाता है? क्योंकि हमारा जेंडर बजट स्टेटमेंट जो है इसमें हमने अपने बजट का कितना परसेंटेज, टोटल में से 8.86% जो है हमने वो जेंडर बजट स्टेटमेंट को एलोकेट किया गया था। ठीक है, 8.86% ऑफ टोटल बजट was allocated for gender budgeting in gender budget statement, या 1% of our GDP, या 1% of our GDP। ठीक है, और अमाउंट अगर देखा जाए तो कितना अमाउंट? इट वाज अराउंड हाउ मच? 4.49 लाख करोड़। ओके, इट वाज अबाउट हाउ मच? 4.49 लाख करोड़। इतना अमाउंट जो है
ये हमने एलोकेट किया था जेंडर बजटिंग के लिए हमारे 2025 और 26 जेंडर बजट स्टेटमेंट में, ठीक है। ये बेसिकली हमारा पर्पस क्या है, जेंडर बजटिंग करना। जेंडर बजटिंग को दूसरा नाम है JRB, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग। मींस ऐसा बजटिंग सिस्टम जो जेंडर इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश करे, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग, ठीक है। और जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग जो है आज की डेट में, क्या ये एक अलग स्कीम है, अलग टेक्निक है, क्या है? नो, इट इज बेसिकली अंडर वन सब स्कीम ऑफ मिशन शक्ति। मिशन शक्ति के अंडर में हमने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की और वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात की। 2020-21 से लेके 2025-26 तक इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है मिशन शक्ति का, ठीक है। और मिशन शक्ति के अंडर में हमारे दो सब कंपोनेंट्स हैं हमारी मिशन शक्ति स्कीम के, ठीक है। मिशन शक्ति स्कीम के जो दो सब कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक है समर्थ्य, समर्थ्य का मतलब क्या है? एम्पावरमेंट। एक है कौन सा सब कंपोनेंट? समर्थ्य सब कंपोनेंट है इसका, जो किसके लिए मैंने आपको बता दिया, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? संभाल, संबल और संभाल, इट इज फॉर प्रोटेक्शन, फॉर वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो समर्थ्य स्कीम का पार्ट है जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग। और जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग में हम जेंडर बजट स्टेटमेंट हर साल बजट के साथ देते हैं। तो जो पिछले वाला था उसमें 4.49 लाख करोड़ है, जो कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है। और अगर आप देखोगे तो ये 2024-25 का बजट अगर आप देखोगे उसमें इससे बहुत कम था। उसमें कितना हमने जेंडर बजटिंग के लिए एलोकेट किया था? उसमें हमने जेंडर बजटिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ जो है वो एस्टैब्लिश किया था। 3 पॉइंट, आई डोंट रिमेंबर प्रिसाइजली द अमाउंट, इट वाज अबाउट 3 पॉइंट लेट अस सपोज 3.27 लाख करोड़ और समथिंग, ठीक है। हाँ, इतना ही था, ठीक है। और यहां से लेके 2024 से लेके 2025 तक अगर आप देखोगे तो हमने बहुत ही सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया जेंडर बजटिंग को। कितना? इट हैज बीन इंक्रीज अराउंड 37.5%। तो इसका मतलब हम जेंडर की तरफ स्पेंडिंग तो है कंसिस्टेंटली बढ़ा रहे हैं, ठीक है। बट अभी भी ये सफिशिएंट नहीं है। और हम अगले बजट में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये इस आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। अब ये आर्टिकल क्या कहता है कि जो जेंडर बजटिंग में हमने 2025-26 में लार्जेस्ट जेंडर बजट स्टेटमेंट लॉन्च किया, उसके बावजूद हमने देखा कि जेंडर का अभी भी जो है जेंडर इश्यूज हमारे कंट्री में प्रिवेल कर रहे हैं। क्यों प्रिवेल कर रहे हैं? वो ये कह रहा है कि 40% जो वुमेन है आज की डेट में कहाँ है? लेबर फोर्स में। 40% ऑफ वुमेन आर इन द लेबर फोर्स। टोटल लेबर फोर्स जितनी है उसमें वुमेन कितनी है? 40%। इसका मतलब अभी भी वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो कम है, ठीक है। और इसके अलावा अभी भी 60% वुमेन वो हैं टोटल वुमेन में से वर्किंग एज ग्रुप की, वो आउट ऑफ लेबर फोर्स है। वो क्या है? आउट ऑफ लेबर फोर्स है। ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से हमें पता चलता है। तो आउट ऑफ लेबर फोर्स ये क्यों रह गई? बिकॉज इनके ऊपर दो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। एक है केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो रेयर एंड केयर ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है। और ये अनअकाउंटेड और अनपेड वर्क्स हैं। और डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दोनों अनअकाउंटेड और अनपेड वर्क्स हैं, ठीक है। टाइम यूज सर्वे एक सर्वे होता है जो हर साल तो नहीं डेटा पब्लिश होता, लेकिन 2025 में इसका डेटा आया था, ठीक है। टाइम यूज सर्वे 2025 का ये कहना है कि वुमेन का जो टाइम पीरियड है, वुमेन का जो टाइम है टोटल, वो कहां पे यूज होता है। वो इसने कहा कि वुमेन के पहले डोमेस्टिक वर्क में या इस वाले वर्क में कितना टाइम यूज हो रहा था? अराउंड 6 आवर्स 8 मिनट्स। कितना? 6 आवर्स और 8 मिनट्स किस में यूज हो रहे थे वुमेन के? सिर्फ अपने डोमेस्टिक वर्क में, अपने सप्लाई से रिलेटेड वर्क में, ठीक है। सॉरी, 6 आवर्स और 6 आवर 4 मिनट्स। अब ये बढ़ के हो गया है 6 आवर्स 6 मिनट्स। इतना काम सिर्फ डोमेस्टिक वर्क में ही लगता था पहले वुमेन का, अब वो और बढ़ गया है, ठीक है। और प्रोफेशनल वर्क में भी काम जो है वो बढ़ गया है, टाइम पीरियड जो है वो बढ़ गया है। प्रोफेशनल वर्क में वुमेन पहले कितना? 1 घंटा 1 आवर और 8 मिनट्स जो है देती थी किसमें? प्रोफेशनल काम में। और अब की डेट में कितना देती है? अब की डेट में अराउंड कितना देती है? 1 घंटे 16 मिनट। तो इसका मतलब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है प्रोफेशनल काम की तरफ,
लेकिन मेजॉरिटी काम तो यहाँ डाइवर्ट हो रहा है वुमेन का। तो इसके लिए जेंडर बजट में कुछ ऐसा एक्सपेक्ट किया जाए कि वुमेन की प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक है, वुमेन के टाइम को वैल्यू किया जाए, वुमेन को डोमेस्टिक वर्क से फ्री किया जाए ताकि वो प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि 5 ऐसी चीजें हम कर सकते हैं जिससे वुमेन का सही टाइम का यूज होगा। पहली चीज क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, वुमेन के टाइम को प्रॉपरली सेव करने का काम करना चाहिए। वो कैसे करेंगे, इसने एक एग्जांपल भी दिया है। इसने एग्जांपल दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना का। कहा कि पीएमएवाई में घर तो बना ही रहे हो, ठीक है, देखो घर में रह के वुमेन और डोमेस्टिक काम करेगी ही, तो डोमेस्टिक काम करने के लिए घर में थोड़ी ऑटोमेटेड फैसिलिटीज दो ना, ठीक है। घर में जैसे आपने, ठीक है, घर में आपने अंधेरे में काम करने में टाइम कम ज्यादा लगता है, तो आपने रोशनी के लिए आपने उजाला स्कीम जो है वो दे दी, ठीक है, आपने इलेक्ट्रिसिटी से रूफटॉप सोलर पैनल्स की जो है स्कीम दे दी। वुड या चारकोल बेस्ड फ्यूल पे खाना बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, ओके, आपने उज्ज्वला स्कीम के तहत फ्री गैस सिलेंडर्स भी दे दिए। जल जीवन मिशन में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी दे दिया, अब उनको झरने पे जाके पानी नहीं लाना है, तो टाइम बचा रहे हो आप, ठीक है। लेकिन और ऑटोमेट करो ना थोड़ा। और ऑटोमेशन कैसे किया जा सकता है, जेंडर कंप्लीट हाउसेस बनाओ। जेंडर कंप्लीट हाउसेस में ऑटोमेटिक जो है क्लीनिंग फैसिलिटीज जो है, टाइम सेविंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ठीक है, पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर्स दे दो, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दे दो, फंक्शनल टॉयलेट्स दे दो। उससे क्लीनलीनेस में, बाकी चीजों में जो टाइम वेस्ट होता है वुमेन का, वो टाइम वेस्ट होना बंद हो जाएगा। तो जितना भी आपने हाउसिंग का जो फ्रेमवर्क बनाया है पीएमएवाई में, ऑटोमेटेड हाउसेस दे दो, जिसे कहते हैं जेंडर कंप्लीट हाउसेस दे दो। उससे क्या हो जाएगा कि टाइम सेव हो जाएगा वुमेन का, और वुमेन का काफी ज्यादा टाइम जो है वो फ्री हो जाएगा। और जितनी भी स्कीम्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है, जल जीवन मिशन है, सोलर रूफटॉप सोलर वाली स्कीम है, और उसके बाद उज्ज्वला स्कीम है, इन सारी स्कीम्स को कन्वर्जेंस करो ताकि मैक्सिमम टाइम सेव हो सके वुमेन का हाउस होल्ड वर्क्स में, ठीक है। और इसके अलावा जो है आंगनवाड़ी सेंटर्स में आप बच्चे को न्यूट्रिशन दिलवा पा रहे हो, आंगनवाड़ी सेंटर्स खुल भी रहे हैं, पर क्या वहां पे जो पालन क्रिचेस हैं, पालन क्रिचेस मीन्स जहां पे अगर वुमेन जो है वो किसी वर्क के लिए गई है, तो क्या वहां पे उनके बच्चे का प्रॉपर रेयर एंड केयर हो रहा है। तो पालन क्रिचेस को और ज्यादा फंक्शनल बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें करने से क्या होगा, सबसे पहला काम हमको क्या करना है, वुमेन का टाइम बचाना है, ठीक है। इसमें एक केस स्टडी भी दिया है, दैट इज कॉल्ड कुसीना माने। कुसीना माने, ठीक है। कुसीना माने एक कन्नड़ लैंग्वेज का वर्ड है। कुसीना माने, कुसीना माने का मतलब होता है चाइल्ड हाउस या चाइल्ड होम। चाइल्ड होम मींस क्रिच फैसिलिटी की तरह है, ठीक है। तो वो केस स्टडी दी है कि ऐसे जैसे इस टाइम से, ऐसी चीजों से वुमेन का टाइम बचाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या क्या कहा कि जो भी एलोकेशन कर रहे हो वो टाइम बेस्ड आउटकम्स के लिए एलोकेट करो, कि टाइम बेस्ड आउटकम्स के लिए एलोकेट करो, कि अगर वुमेन की सेफ्टी के लिए कोई एलोकेशन किया है तो देखो क्या टाइमली जो है उसके सेफ्टी मेजर्स लिए भी जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं। तो आप एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं कि स्कीम्स को रिडिजाइन करो ऐसे कि जैसे ही स्कीम्स फंड एलोकेट हो तो वुमेन सेफ्टी के मेजर्स उतने ज्यादा लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर में अगर आप देखोगे, एग्रीकल्चर में बहुत ही ज्यादा वुमेन का एम्प्लॉयमेंट है, वो भी फैमिली लेबर, नॉन पेड लेबर में। तो अगर वो एग्रीकल्चर की तरफ देखोगे आप, टोटल जेंडर बजट का सिर्फ 4.2% जो है वो जा रहा है, ठीक है। तो बेटर यह है कि स्कीम्स को इस तरह से अलाइन करो कि जेंडर बजट जो है उन जगहों पे ज्यादा एलोकेट हो जहां सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दूसरा स्टेप उन्होंने बताया। तीसरा उन्होंने बताया कि वुमेन की जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। वो कैसे, आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैसे बढ़ा सकते हो, आप अगर इंसेंटिव दोगे किनको, उन कंपनीज को जो वुमेन एम्प्लॉइज को हायर करते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी लॉन्च की है, दैट इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसी स्कीम के अंदर एक पार्ट बनाओ कि जो भी वुमेन एम्प्लॉयर्स ज्यादा हायर करेंगे उनको इंसेंटिवाइज करो, उन कंपनीज को, उन फर्म्स को, ठीक है। और वुमेन की एम्प्लॉयमेंट वर्क प्लेस को जो है और ज्यादा क्या करो, सेफली करो। वुमेन फ्रेंडली फीचर जो है जनरेट वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में जो है इंट्रोड्यूस करो। और जैसे मनरेगा स्कीम है जिसकी 50% से ज्यादा बेनिफिशियरीज वुमेन है, उसमें भी वुमेन फ्रेंडली फीचर्स इंट्रोड्यूस करो, जैसे कि
क्लोज टू होम वर्क वाली फैसिलिटीज है, चाइल्ड केयर फैसिलिटी है, इंक्रीज्ड फंडिंग, कंटिन्यूड जेंडर फोकस, ये सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं, स्कीम को रीओरिएंट किया जा सकता है ताकि जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वुमेन का बढ़ सके, ठीक है। उसके बाद वुमेन में एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो ज़्यादा प्रमोट करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वुमेन की एंटरप्रेन्योरशिप, अगर उनके अंदर आप सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट करोगे, ठीक है, उसके लिए उनको फंडिंग करना पड़ेगा। फंडिंग के लिए एक स्कीम है हमारे पास, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, जो आपको बेसिक्स पता होगा, 3 किस्म के लोन्स देती है। कौन कौन से? तरुण, शिशु, किशोर एंड तरुण लोन्स, ठीक है। तो इसमें वुमेन को बहुत ज्यादा लोन्स मिलते हैं। 64% जो वुमेन मुद्रा के लोन्स हैं वो वुमेन के पास है, लेकिन उनमें से मेजॉरिटी डिसबर्समेंट कौन सी है? शिशु लोन्स की है, ठीक है। शिशु लोन्स कौन सा है? जो बिलो 50,000 लोन्स है। तो इतने छोटे से लोन से वो क्या ही एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी शुरू करेगी। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि जेंडर बजट में कुछ ऐसे प्रोविजंस इंट्रोड्यूस करो ताकि वुमेन को एम्पल फंडिंग और एम्पल फाइनेंसेस मिल सके, वो एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी कैरी आउट कर सके, ठीक है। और 5वां स्टेप जो इसमें बताया कि वुमेन के स्किल को अपग्रेड करना, वुमेन के एक्सेस बढ़ाना, एक्सेस टू वर्क एंड ऑल्सो एनहांस्ड स्किल्स, पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन ट्रेनिंग और मेंटरशिप प्रोग्राम्स लॉन्च करना है, ठीक है। जैसे कि उन्होंने ये कहा कि जो 660 करोड़ का जेंडर एलोकेशन किया था आपने अंडर इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन ऑफ 2025, ठीक है, इसमें जितने भी प्रोग्राम्स हैं, इसके लिए आपको कमिटमेंट और ज्यादा डीपन करना पड़ेगा, कमिटमेंट और ज्यादा गहरा करना पड़ेगा, ताकि वुमेन को प्रॉपरली टारगेटेड वे में वो फंड यूज भी हो सके और वो ट्रेंड भी हो सके डिजिटल स्किलिंग में, या फिर जेंडर सेंसिटिव एल्गोरिदम्स में, एआई एनेबल्ड जेंडर प्रोग्राम्स में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से, ठीक है। अब ये जो है नारी शक्ति नैरेटिव जो है बजट्स में, ये ना देखे कि हम वुमेन के लिए कितना स्पेंड करें, इवेल्युएशन और ज़्यादा बेटर करो। ये ना देखो कि वुमेन के लिए हम कितना स्पेंड कर रहे हैं, ये देखो कि हम वुमेन की जो है, जब हम वुमेन के लिए जेंडर पैरिटी के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उससे हमने वुमेन का कितना टाइम बचा लिया, उससे हमने वुमेन को कितना फ्री कर लिया और उसके टाइम को कितना वैल्यू दे दिया ताकि वो कन्वर्ट कर सके प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। ठीक हो गया? तो वेरी गुड आर्टिकल, इसको थोड़ा सा ध्यान से एक बार रीड करोगे, इंटरव्यू के लिए भी, मेंस पर्सपेक्टिव के लिए बहुत अच्छा आर्टिकल है। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी एक अच्छे करंट अफेयर्स के सेशन के साथ।